चलो आगे बढ़े। समझ लो भाई। बड़ा क्वेश्चन देख लिए थे ना, PACD लास्ट है ना वो। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए सब, उसी पेज पर, पेज नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 4। एवरीवन रीड। क्या होगा इसका आंसर? हाइड्रोजन गैस है ना। जब भी कोई एसिड आपके मेटल के साथ रिएक्ट करता है या वाटर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। और एक आपसे रिएक्शन ही पूछ रहा है, आयरन का रिएक्शन डायल्यूट H2SO4 के साथ, तो कर लेंगे क्या? पहला पार्ट क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 4, हाइड्रोजन गैस और रिएक्शन ठीक है, जल्दी नोट डाउन कर लो उसको। पेज नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसका हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो। What would you observe when zinc is added to a solution of iron to sulfate? Write the chemical reaction. Zinc just ऊपर है ना आयरन के reactivity सीरीज में, तो zinc will be able to displace iron. तो रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका, FeSO4 plus Zn gives ZnSO4 plus Fe. तो क्या होगा, तो अपन ऐसा लिखेंगे नीचे, ऐसा स्टार्ट करना, zinc is more reactive than iron. Zinc is more reactive than iron. Zinc is more reactive than iron. Therefore, when zinc is added to, when zinc is added to iron sulfate, when the zinc is added to iron sulfate, then the greenish color of iron sulfate, then the greenish color of iron sulfate, then the greenish surface of iron, color, greenish color of iron sulfate fades, धीरे धीरे वो फेड होने लगेगा। तो ये पूरा का पूरा FeSO4 ZnSO4 में चेंज हो रहा है, और ZnSO4 कलरलेस है, ठीक है। Fades gradually due to the formation of, fades gradually due to the formation of colorless ZnSO4, colorless ZnSO4, ठीक है। रिएक्शन लिख लो, FeSO4 plus Zn gives ZnSO4 plus Fe। क्लियर है सबको? हाँ, चलो हो गया इस पेज का। नेक्स्ट अगला पेज कहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर निकालो, पेज नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 1। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। लिखेंगे, जल्दी करो, सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम, जल्दी सबके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखो। सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने ये पहचानना है,
सिंबल लिखना है, उसके अराउंड में उतने डॉट्स लगा लेंगे. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन ये होगा 2,8,1. 1 इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसा होगा. ठीक है. हम ये तीनों का बनना है. Mg का क्या बनना है? ठीक है. और इसमें ऑक्सीजन में ठीक है. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12. ठीक है. चलो उसी का सेकंड पार्ट पढ़ो क्वेश्चन का. शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये तो अपन बनाए हैं, शायद दोनों बनाए हैं क्या कॉपी में? Na2O एंड MgO. तो शो के थे है ना? दो सोडियम फॉर्मूला दे दिया ना Na2O, आपको बता दिया 2 सोडियम है और 1 ऑक्सीजन है. ठीक है. तो एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और दोनों सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले हैं. क्लियर है? फाइनली Na1 पॉजिटिव, Na1 पॉजिटिव एंड O के पास हो जाएगा ओवरऑल में 2 नेगेटिव. क्लियर है? कर लो नोट इसको. MgO का बनाओ जल्दी से. नीचे ही बना सकते हैं MgO का एक इलेक्ट्रॉन. ओके. थर्ड पार्ट देखो क्या क्या आयन्स प्रेजेंट है पूछ रहा है. अब तो लिखे Na पॉजिटिव आयन है, O2 नेगेटिव है, Mg2 पॉजिटिव है, अगेन O2 नेगेटिव है. समझ रहे हैं? देख लो दोनों के आयन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो. सेकंड क्वेश्चन. Why do ionic compounds have high melting point? देखिए ना अपन इसका प्रॉपर्टी में कि ये सॉलिड्स होते हैं, हार्ड होते हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है. ऐसा कुछ लिखे. ठीक है. देखो उसके बारे में वापस से क्वेश्चन नंबर लिखे ना. देखो आंसर. द आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ The ionic compounds are made up of ionic compounds are made up of positive and negative ions. Positive and negative ions. First up,
There is a strong force of attraction. There is a strong force of attraction between the oppositely charged ions. Between the oppositely charged ions. There is a strong force of attraction between the oppositely charged ions. So a lot of heat energy is required. So a lot of heat energy is required. Oppositely charged ions. So a lot of energy is required. So a lot of energy is required to break this force of attraction. To break this force of attraction. To break this force of attraction and melt the ionic compound. And melt the ionic compound. And melt the ionic compound. First up, due to this, ionic compounds have high melting point. Due to this, ionic compounds have high melting point. ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो. Define the following terms. मिनरल और ओर क्या होता है अपन लिखे हैं. हाँ देखो कि पीछे मेटलर्जी में पेज नंबर कौन सा है. हाँ 53. पेज नंबर 53 में है ना सब कुछ. डिफाइन द टर्म्स है उसमें. मिनरल और ओर का डेफिनेशन अपन पीछे नोट्स में लिखे. सबको दिख रहा है कि अपन नोट्स में देखो पीछे जहाँ मेटलर्जी स्टार्ट किए थे वहां मिनरल का डेफिनेशन भी लिखे हैं और ओर का भी डेफिनेशन लिखे हैं. हाँ तो बस गैंग जो है ना उसका डेफिनेशन लिख लो. देखो गैंग. बाकी 1 और 2 जो है डेफिनेशन अपन उसमें लिखे हैं नोट्स में. जो एब्सेंट थे वो नोट्स बना सकते हैं वीडियो लेक्चर देख के. ठीक है. वीडियो लेक्चर का डिस्क्रिप्शन आपको पता है ना, वो लिंक ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. ठीक है. आप लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड हो उसमें वीडियो ग्रुप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो साइंस का प्लेलिस्ट अलग दिया हुआ है और मैथ्स का प्लेलिस्ट अलग है. ठीक है. तो उसमें से जाके आप अपना जिस दिन एब्सेंट के डेट वाइज टॉपिक वाइज सारे लेक्चर्स डले हुए हैं उसको देख भी लेना और नोट्स डिक्टेट किया उसमें डिक्टेट करके लिख भी लेना. ठीक है. ओके चलो. गैंग इसका मतलब लिख लो. गैंग का मतलब क्या होता है. गैंग का मतलब जो अपन कंसंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं ना, एक स्टेप था ना कंसंट्रेशन ऑफ ओर या एनरिचमेंट ऑफ ओर, जहां हम ओर को साफ करते हैं तो जो डस्ट पार्टिकल या जो इंप्योरिटीज ओर में है ना उसी को गैंग बोलते हैं. ठीक है. देखो द अनवांटेड इंप्योरिटीज लाइक सैंड. The unwanted impurities like sand, from a rocky material, from a earth particles, comma limestone, etc. present in an ore, etc. present in an ore, etc. present in an ore are called gangue. Are called gangue. Are called gangue. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेम 2 metals which are found in nature in the free state. वो लो रिएक्टिविटी वाले हैं. गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर. लिख लो गोल्ड एंड प्लैटिनम. मर्क्यूरी नहीं मिलेगा उतना, वो थोड़ा कम रिएक्टिव है, बट मर्क्यूरी इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मर्क्यूरी सल्फाइड. पढ़े ना अपन HGS. हो गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो. What chemical process is used for obtaining a metal from its oxide? क्या करते थे अपन. रिडक्शन. मेटल ऑक्साइड से मेटल निकालना मतलब ऑक्सीजन रिमूव करना है.
और ऑक्सीजन रिमूव के प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? रिडक्शन। लिख लो, रिडक्शन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। कंप्लीट करो पूरा सेंटेंस, बुक से देखते हैं ना। रिडक्शन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। है ना, एक आध एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका भी। एक एग्जाम्पल अपन क्या, थर्माइट वेल्डिंग वाला याद है, नोट में लिखे थे, देखो एक बार नोट में जो थर्माइट वेल्डिंग लिखे हैं। वरना एक और लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो जिंक ऑक्साइड में से जिंक बाहर निकालना था, ऑक्साइड प्रोडक्शन करना है, तो कार्बन को ले लिया मैंने ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ZnO को रिड्यूस कर देगा। समझ रहे? और एक जो मैं अभी बताया आप लोग को, वो ये रिएक्शन था, देखो ये आप लोग को मिलेगा, आया ना, बताना ठीक है ना, थर्माइट वेल्डिंग। दोनों एग्जाम्पल लिख लो। जल्दी। कार्बन मोनोऑक्साइड में जो कंपाउंड होता है। डन। चलो नेक्स्ट पेज नंबर आ जाओ 55 में, जल्दी। Metal oxides of zinc, magnesium, and copper were heated with the following metals, in which cases you will find displacement reaction taking place. क्या होगा जल्दी देखो, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऊपर होता है ना, रिएक्टिविटी से मैग्नीशियम जिंक के भी ऊपर है, तो मैग्नीशियम कर पाएगा, कॉपर नहीं कर पाएगा। तो वो टेबल बना लो कॉपी में, जल्दी बनाओ टेबल कॉपी में। हाँ टेबल बनाओ कॉपी जल्दी। समझिए टेबल। अब जिंक ऑक्साइड के सामने अगर जिंक है तो वहां पे डैश कर दो, जिंक ऑक्साइड से जिंक डिस्प्लेस नहीं करेगा। हाँ बट मैग्नीशियम के नीचे डिस्प्लेसमेंट लिखना है, मैग्नीशियम जिंक ऑक्साइड को डिस्प्लेस कर देगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, जिंक ऑक्साइड वाले रो में ही मैग्नीशियम के नीचे डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे सभी, आया ना। कॉपर के नीचे डैश करके छोड़ दो, कॉपर नहीं कर पाएगा। अब आ जाओ अगली लाइन में, तीनों में डैश कर दो, तीनों में डैश कर दो। हाँ तो डैश बोल तो रहा हूँ, अब इसमें क्या डाउट, ये नहीं करके सर ये कर दूं ये कर दूं। हाँ, कॉपर ऑक्साइड में डिस्प्लेसमेंट, फिर डिस्प्लेसमेंट और फिर लास्ट छोड़ दूंगा, ठीक है? क्लियर है सबको? तो बेसिकली इसका पूरा कंसेप्ट क्या है, अ मोर रिएक्टिव मेटेरियल विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटेरियल, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही तो है, ठीक है? चलो उसी पेज का एक और क्वेश्चन है, which metal do not corrode easily, यही है अगेन, गोल्ड प्लैटिनम वगैरह, ठीक है? बस गोल्ड एंड प्लैटिनम लिख के छोड़ दो, गोल्ड एंड प्लैटिनम, ठीक है? अगला क्वेश्चन, एलॉय अपन लिखे हैं तो मैं वापस नहीं लिखवा रहा हूँ, हो जाएगा एलॉय। हाँ एनीवन, एलॉय का डेफिनेशन अपन लिखे हैं कॉपी में, ठीक है?
अरे हाँ है ना, ठीक है। तो एक्सरसाइज में आ जाओ जल्दी से, जल्दी बताओ पहला क्वेश्चन कितने हैं आपके मल्टीपल चॉइस वाले, 1 2 3 4, 4 है ना, फर्स्ट 4, अच्छा भी है, देखो तो अच्छे से, तुम आंख है बटन है। चलो चारों जल्दी बनाओ फटाफट, चारों जल्दी सॉल्व करो, 2 मिनट दे रहा हूँ। जल्दी, डिस्कस नहीं करना है। आप लोग के पास रिएक्टिविटी सीरीज भी बनी हुई है कॉपी में, देख सकते हैं ना, तो आप पीछे पलट के थोड़ा सा तकलीफ कर लिया करो, कॉपी को पलट के, तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज में दिख जाएगा ना कौन मेटल ऊपर है कौन मेटल नीचे है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? हो गया चारों? हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन बताना हिमांशु। सी, डी, है ना, AgNO3 कॉपर विल डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम AgNO3, बाकी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इसका ऑप्शन डी। क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी को इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द अबव, ऑल द अबव। फ्राइंग पैन है भाई, फ्राइंग पैन में ग्रीस लगा दोगे क्या है? उसी में फिर खाना पकाओगे ना, आया ना, ना उसमें पेंट करोगे ना उसमें ग्रीस लगाओगे। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। समझ रहे हैं क्या सेकंड वाला? वो सारे मेथड हैं कोरोजन से बचाने के लिए, बट फ्राइंग पैन है ना वो। क्लियर है? ऑप्शन सी। कोई डाउट किसी को इसमें? चलो अगला, an element reacts with oxygen to give a compound with a high melting point. The compound is also soluble in water. The element is likely to be calcium. हाँ, calcium. And fourth, cans are coated with tin, not with zinc, because zinc is more reactive than tin. D. D होगा इसका आंसर। चल ठीक है, मेरे ऑप्शन में डी मोर रिएक्टिव है, ठीक है, मोर रिएक्टिव वाला सही है, ठीक है। थिंक इज मोर रिएक्टिव देन थिंक, क्या है? सी ऑप्शन है वो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो सभी, जल्दी पढ़ो क्वेश्चन नंबर 5।
समीर, हर्षित, you are given a hammer, a battery, a bulb, wires and a switch. हैमर से तो अपन मैलिबिलिटी चेक कर सकते हैं ना, हैमरिंग करके ही तो देखते हैं ना कि जो थिन शीट में कन्वर्ट हो सकते हैं दे आर मेटल्स, जो नहीं हो पाएंगे दे आर नॉन मेटल्स. सम एक्सेप्शंस आर देयर, सोडियम, पोटेशियम. ठीक है. और बाकी जो चीजें दी है, बैटरी, बल्ब, वायर एंड स्विच, इसका क्या काम है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक करने का, है ना. हम वायर, बैटरी, स्विच और बल्ब के हेल्प से एक सर्किट बना सकते हैं. कैसे बनेगा सर्किट? ये रहा वायर, ये बैटरी लगा देना, पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है. फिर यहाँ लगा देना एक स्विच, इस टाइप का एक स्विच हो जाएगा. और यहाँ लगा देना एक बल्ब. ठीक है. चारों चीजें यूज कर ली हमने, वायर, बल्ब, स्विच एंड बैटरी. क्लियर है ना? तो आप इसको कैसे यूज करोगे? वो तो वैसे भी चलेगा, पूरा वायर ही है ना. आपको बीच में मेटल रखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे कहीं एक जगह कट करके, तो ऐसे समझो हमने यहाँ पे कट कर दिया. ठीक है. तो ये सर्किट ओपन हो गया है. अभी ये सर्किट कंप्लीट नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करेगा. कोई कंडक्टिंग चीज रखी जाए ऐसे तो वो बल्ब जलेगा, और अगर नहीं रखे, मतलब कोई ऐसी चीज रखे जो कंडक्टिंग नहीं है, तो बल्ब नहीं जलेगा. समझ गए? क्लियर है सबको? तो पूछा क्या है, हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. लिखो इसका आंसर फर्स्ट का. देखो जल्दी से. Metals can be bitten into thin sheets. Metals can be bitten into thin sheets with a hammer. Metals can be bitten into thin sheets with a hammer without breaking. Without breaking. Without breaking. Whereas non-metals cannot be bitten with a hammer. Whereas non-metals cannot be bitten with a hammer to form thin sheets. ठीक है. ये तो पहला हो गया हैमर का काम. अगला नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना. When metals are connected into the circuit, when metals are connected into circuit, when metals are connected into circuit, when metals are connected into circuit using a battery, comma bulb, comma wires and switch. When metals are connected into circuit using a battery, bulb, wires and switch, current passes through the circuit. Current passes through the circuit. Current passes through the circuit and the bulb glows. And the bulb glows. When non-metals are connected, when non-metals are connected, the bulb does not glow. The bulb does not glow. ठीक है. इसका सेकेंड पार्ट पढ़ो क्या है.
एक्सेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। देखो इससे आप पहचान सकते हो ना कि किसका आपको मेटालिक वायर बनाना है, किसका वायर नहीं बनाना है, क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये कंडक्टर है, ये इंसुलेटर है। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसकी थिन शीट्स बना सकते हैं, इसकी थिन शीट्स नहीं बना सकते क्योंकि ये मैलेबल नहीं है। ठीक है, तो लिखना है इसके लिए आंसर, बिकॉज ऑफ मैलेबिलिटी, because of malleability, because of malleability, metals can be casted, because of malleability, metals can be casted, casted, casted into sheets, metals can be casted into sheets. First up, metals are good conductors of electricity. Metals are good conductors of electricity. Metals are good conductors of electricity. So these can be used for electrical cables. Metals are good conductors of electricity. So these can be used for electrical cables. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। ये भी अपन लिखे क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो सभी। जहां हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे ना, ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर लिखे हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर लिखे हैं। वही लिखे हैं कि सम मेटल ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। देखो जल्दी से पीछे नोट्स में देखो, मैंने एग्जांपल भी लिखा था, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, रिएक्शन भी लिखे हैं हम। देखो जल्दी से, आप लोग पलटते हो कॉपी, कभी नोट्स पढ़ते हो आप लोग, कभी टेस्ट देने आने से पहले हैं? ठीक है, तो ये आपके नोट्स में है, दिख रहा है सबको? कितने लोगों को दिखा नोट्स में? एक, केमिकल प्रॉपर्टीज में जाना, ऑक्साइड्स में जाना। उसकी कॉपी खुद ही को नहीं पता कहाँ क्या लिखा। मिला ईशा? और कितने लोगों को मिला? हाँ तेरी कॉपी आभास, नई कॉपी बना, पुरानी कहाँ? आज अभी ला के दिखाना कोचिंग में, अभी तुरंत। जैसी छुट्टी होगी ना तुरंत घर जाना, आज तक जितनी तेरी कॉपी भरी है ना 1 महीने में, वो जाके दिखाना तो कौन कौन सी कॉपी भरी है। वेट करूंगा मैं भी, है ना? 5:45 तक आ जाना वापस, ठीक है? नहीं तो भैया को लेके आना। किसी की कॉपी तो नहीं है आभास के पास? वही आभास की कॉपी किसी के पास तो नहीं है? कोई नोट्स में देखने को नहीं दिखाया आभास की कॉपी को? कि वो घर में बोल के रखा कि लोग, मेरे दोस्त लोग मेरी कॉपी लेके लिखते हैं नोट्स, तो नहीं पता कौन लिखता है इसकी कॉपी को। तो साइज कॉपी तो बोल रहा हूँ मैं भी, ठीक है? किसी के पास नहीं है ना पक्का? हाँ सब है ना, सब यहीं पे है ना? ठीक है, आवाज 5:45 तक आएगा वापस, ठीक है? पूरा नोट्स चाहिए मेरे को अभी तक का। चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो जल्दी से। नेम 2 metals which will displace hydrogen from dilute acid and 2 metals which will not। जो हाइड्रोजन के ऊपर है ना रिएक्टिविटी सीरीज में, वो डिस्प्लेस कर देंगे, जिंक, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है? और जो कार्बन के, सॉरी हाइड्रोजन के नीचे, वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है? लिखो इसका आंसर, मेटल्स अबव हाइड्रोजन, मेटल्स अबव हाइड्रोजन, मेटल्स अबव हाइड्रोजन। अनीश, पलक, आप लोग को मिला पिछला नोट्स में? Yes, sir.
metals above hydrogen in the activity series, इसका ट्रिक भी लिखे थे ना एक्टिविटी सीरीज का, साइंटिस्ट वाला कुछ लिखे थे ना, metals above hydrogen in the activity series like sodium, magnesium, तो ही पूछा है ना, will displace hydrogen from dilute acids, will displace hydrogen from dilute acids, will displace hydrogen from dilute acids, ठीक है। और सेकंड का आंसर लिख लो, metals below hydrogen in the activity series like copper, silver do not displace hydrogen from dilute acids. Metals above hydrogen in the activity series like sodium, magnesium displace hydrogen from dilute acids. अब सेम सेंटेंस वापस लिख लेंगे ना, डू नॉट आ जाएगा उसमें, डू नॉट डिस्प्लेस, और अबव की जगह बिलो आ जाएगा। Metals below hydrogen in the activity series like copper, silver do not displace hydrogen from dilute acids. हो जाएगा? हाँ, जल्दी कंप्लीट करो पूरा, फिर नाम लिख के छोड़ दिया नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो जिनका हो गया है। जल्दी। In the electrolytic refining of metal, what would you take as anode and the cathode and electrolyte? मैंने उस दिन बताया था ना, अपन कॉपर सल्फेट का किए थे ना, तो एनोड रहेगा अपना इम्प्योर। कैसे याद रखोगे इसको? एनोड मड याद रखना, एनोड से ही मड निकल रहा था ना, तो एनोड रहेगा आपका इम्प्योर मेटल, लिख लो जल्दी से। कैथोड रहेगा आपका प्योर मेटल, और इलेक्ट्रोलाइट उसी का ही सॉल्ट रहेगा, मोल्टन या एक्वस स्टेट में, ठीक है। मेटल सॉल्ट का सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिए थे ना अपन, क्योंकि कॉपर मेटल को प्योर कर रहे थे अपन, प्यूरिफाई कर रहे थे। याद आ रहा है प्रोसेस? हम बनाए नहीं थे बट मैं आपको समझाया था प्रोसेस, ठीक है। तो जिनका हो जाएगा नेक्स्ट 9th क्वेश्चन रीड करो। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, क्या है ये प्रोसेस? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। चलो क्वेश्चन नंबर 9 रीड करो सभी। बड़े क्वेश्चन। प्रत्युष ने सल्फर का पाउडर लिया है ना, उसको हीट किया, he कलेक्टेड द गैस, एक टेस्ट ट्यूब को उल्टा रखा है ना उसने, ताकि जो भी गैस आए वो टेस्ट ट्यूब में चला जाए, ठीक है। और फिर जैसे ही कलेक्ट होगा वो टेस्ट ट्यूब के माउथ को ऐसे बंद कर देगा। अब उसके अंदर एक गैस है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स, कौन सी गैस है उसके अंदर? सल्फर डाइऑक्साइड। अभी वो ड्राई फॉर्म में, राइट? गैस कैसी ड्राई है, ड्राई है ना, वो हीट कर रहा है तो ड्राई गैस बनेगी। और ड्राई गैस ड्राई लिटमस पेपर में, इसको कौन सा लिटमस पेपर चाहिए रहेगा? कौन सा लिटमस पेपर? ब्लू की रेड? क्यों ब्लू? हाँ, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के होते हैं एंड एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। तो मैं ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लूंगा ना तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नो इफेक्ट। पर अगर उसी ड्राई लिटमस पेपर को मैंने थोड़ा वेट कर दिया या मॉइस्ट कर दिया, तो मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर जो है रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस शोज SO2 इज अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड एंड इज एसिडिक इन नेचर। क्लियर है? एक्चुअली रिएक्शन क्या हो रहा है, जैसे ही पानी के साथ SO2 टच हो रहा है ना, तो सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है, और एसिड तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड करेगा, आया ना।
ठीक है, चलो लिख लो उसका आंसर फटाफट। हाँ, जो पहला ड्राई लिटमस पेपर नो एक्शन, ड्राई लिटमस पेपर में हाइफन डाल के लिख लो नो एक्शन। यही पूछा ना पहला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर। तो फर्स्ट है ड्राई लिटमस पेपर हाइफन डाल के नो एक्शन। नेक्स्ट में मॉइस्ट लिटमस पेपर बिकम्स रेड, मॉइस्ट लिटमस पेपर हाइफन डाल के बिकम्स रेड, बिकम्स रेड। एंड उसका बी पार्ट जो बोला है वो रिएक्शन लिखने बोला है, दो रिएक्शन लिखो, मैंने दो रिएक्शन लिखे बोर्ड पे। हाँ, बट रिएक्शन के लिए अपन H+O2 करवा सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ना, सल्फर अलग अलग फॉर्म में आता है। जैसे कार्बन भी तो अकेले भी रह सकता है कार्बन, बट कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में भी रहता है, कार्बन डायमंड के फॉर्म में भी रहता है। वैसे ही सल्फर भी S8 के फॉर्म में रहता है। ठीक है, बट अपन रिएक्शन कराते समय S सिंगल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रिएक्शन लिख लो। तो जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10। ये छोड़ दो, सब एक साथ नहीं बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़े सब? छोड़ दो, हो जाएगा। लेकिन अपन पेंटिंग, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, गैल्वेनाइजेशन, एलॉइंग, 5 तरीके हैं, उसमें 2 तरीकों को अपन डिस्क्राइब भी किए ना, गैल्वेनाइजेशन और एलॉइंग को। हो जाएगा, आगे बढ़े। 11 पढ़ो। Acidic. What type of oxides are formed when non-metal combines with oxygen? Acidic oxides. टेस्ट करने के लिए अपन अगेन ब्लू लिटमस पेपर लेके आएंगे, इट विल टर्न रेड। ठीक है, चलो उसको लिख लो। क्वेश्चन नंबर 11 लिखना, नॉन मेटल कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म non-metal combine with oxygen to form acidic oxides and some are neutral oxides, and some are neutral oxides। मैं लिखूंगा एग्जांपल, ठीक है, some are neutral oxides। एग्जांपल लिखना एसिडिक ऑक्साइड का, तो वापस वही लिख लो सल्फर वाला, S+O2 gives SO2, acidic oxide। न्यूट्रल ऑक्साइड, नॉन मेटल को, हाइड्रोजन को भी तो अपन नॉन मेटल बोल सकते हैं ना। और हाइड्रोजन जो ऑक्साइड बनाएगा यानी कि पानी, पानी तो न्यूट्रल है ना। अभी आप लोग पढ़ रहे हो पानी न्यूट्रल है, पर आप 11th में आगे केमिस्ट्री लोगे, साइंस लोगे, तो वहां फिर पढ़ोगे कि वाटर तो दोनों है, एसिड भी है बेस भी। ठीक है, पर अभी जो जितना अपन पढ़े एसिड बेस के बारे में उसके हिसाब से वाटर। ठीक है, चलो आगे बढ़े, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 12। गिव रीजन है ना, चलो गिव रीजन आते हैं इस चैप्टर से ना। तो देखो फर्स्ट का आंसर, प्लैटिनम एंड गोल्ड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। 2 रीजन है इसके, फर्स्ट लेस रिएक्टिव, दूसरा दे आर मैलेबल एंड डक्टाइल। लिखो प्लैटिनम गोल्ड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी बिकॉज, जल्दी बिकॉज तक लिखो सब। क्या हो गया, तो लिखो ना पूरा बिकॉज का, इतना आलस क्वेश्चन में तो दिया हुआ है। आप जैसे यहाँ लिखते हो ना वैसे ही एग्जाम में लिख के आओगे फिर, क्योंकि पढ़ोगे तो इसी को ना एग्जाम के लिए। Platinum, gold, silver are used to make jewelry because these are malleable and ductile
these are malleable and ductile, comma, less reactive, and are high resistant to corrosion. कोरोड भी नहीं होते, फिर रिएक्टिव वही हो गया corrosion, and are high resistant to corrosion. corrosion को होने से बचाएंगे. High resistant to corrosion. RESISTANT, resistant to corrosion. ठीक है, चलो अगला पढ़ो. सोडियम पोटेशियम लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल. ये पता है, हाईली रिएक्टिव, जल्दी लिखो. सोडियम पोटेशियम लिथियम आर वेरी रिएक्टिव. ठीक है, बी पार्ट ना. सोडियम potassium lithium are very reactive and catch fire. Sodium potassium lithium are very reactive and catch fire when exposed to air. And catch fire when exposed to air. Exposed to air. Full stop. हाँ, तभी तो केरोसिन ले रहे हैं ना. ठीक है. Hence it is stored under oil. Hence they are, sorry, तीन नाम लिखे ना. Hence they are stored under oil. क्लियर है सबको? हाँ, चलो नेक्स्ट सी पार्ट पढ़ो. एल्यूमिनियम रिएक्टिव मेटल है, तब भी अपन इसको घर के यूटेंसिल्स के लिए यूज करते हैं, क्योंकि एक वो लेयर बना लेता है. हाँ, उसके बाद फिर वो आगे फर्दर रिएक्ट नहीं करता. तो पहले आप जब लेके आते हो तो शाइनिंग मारेगा, कुछ दिनों बाद वो डल हो जाएगा और फिर वो और आगे रिएक्ट नहीं करेगा. ठीक है, तो लिख लो इसका आंसर. एल्यूमिनियम फॉर्म्स अ नॉन रिएक्टिव लेयर. Aluminium forms a non-reactive layer. थर्ड पार्ट है बेटा, क्वेश्चन तो पढ़ लिया कर. Aluminium is a highly reactive metal. Sorry, क्या लिखे? It forms a non-reactive layer of aluminium oxide. Aluminium forms a non-reactive layer of aluminium oxide on its surface. Full stop. This layer prevents aluminium. This layer prevents aluminium to react with other substances. That is why aluminium is used to make utensils. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, डी वाला. वही मैंने बताया आप लोग को, जल्दी पढ़ो. कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन. कोई बताएगा मुझे वो प्रोसेस के नाम क्या थे? हाथ उठाना जिनको याद है. जिस प्रोसेस से हम सल्फाइड्स और कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते थे. रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर. दो प्रोसेस पढ़े थे अपन लास्ट क्लास में. ठीक है, जिससे हम सल्फाइड या कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते थे. यानी कि बेटा ये चीज कॉपी में भी तो लिखा है, कॉपी क्यों नहीं पढ़ जाता पीछे? क्या अरे बताना आंसर. रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन. रोस्टिंग हम यूज करेंगे सल्फाइड ओर्स के लिए, और कार्बोनेट के लिए हम यूज करेंगे कैल्सिनेशन. कैल्सिनेशन होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, रोस्टिंग होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ऑक्साइड ओर को रिड्यूस करना आसान होता है इन कंपैरिजन टू सल्फाइड एंड
कार्बोनेट, ठीक। चलो देख लो उसका आंसर। इट इज इजियर टू रिड्यूस अ मेटल ऑक्साइड, it is easier to reduce a metal oxide, it is easier to reduce a metal oxide into free metal, it is easier to reduce a metal oxide into free metal than their carbonates or sulfides. Then from there, no? Then from their carbonates or sulfides. Okay? बाकी आगे फिर वही, therefore carbonate and sulfide ores are first converted to oxides for extracting the metal. ये एंड होना चाहिए ना, गिव रीजन अगर आप लिख रहे हो तो ये आप लिखोगे, या तो आप पहले लिख के बिकॉज से चालू करो, पहले आप ये लिख दो कि कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बिकॉज, फिर हमारा आंसर ये जो अपन लिखेंगे, या फिर आप पहले आंसर लिखो और फिर लास्ट में दैट्स व्हाई, फिर जो क्वेश्चन में लिखा है वो लिखना है। ये आपका आंसर कंप्लीट करता है पूरा, समझ रहे? शॉर्टकट में लिख दे तो आप लोग टेस्ट में कई बार मैंने देखा है, बट इस चीज को मेन एग्जाम में रिपीट नहीं करेंगे, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी। You must have seen tarnished copper vessels being cleaned with lemon or tamarind juice. Explain why these source substances are effective in cleaning the vessels. हाँ, बेसिक इम्प्यूरिटीज बना रहे होंगे, उसमें अपन एसिड वाला, टैमरिंड भी एसिड है, लेमन भी एसिड है, तो उससे वो हट जा रहा है, ठीक है। देखो उसका आंसर, द सोर्स सब्सटेंसेस सच एज लेमन और टैमरिंड, the source substances such as lemon or tamarind the source substances such as lemon or tamarind contain acids, so stop these acids dissolve the coating of एक बार देखो तो पीछे अपन रस्टिंग में कॉपर के बारे में एक लाइन लिखी है, जल्दी देखो। कॉपर क्या बनाता है? कॉपर कार्बोनेट, इस टाइप का कुछ लिखने के देखो। कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, रस्टिंग में लिखने होंगे, देखो रस्टिंग मेटलर्जी की बात पढ़े थे। CO2 से रिएक्ट करके बनाते हैं, मिला क्या? कहाँ लिखे थे? एग्जाम्पल अच्छा ये है, सिल्वर में सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, कॉपर में कॉपर कार्बोनेट बन जाता है, लिखिए ना। हाँ, तो क्या लिखे? द सोर्स सब्सटेंसेस सच एज लेमन और टैमरिंड contain acids. These acids dissolve the coating of copper oxide or copper carbonate, basic copper carbonate लिखना, और copper oxide और basic coating of copper oxide और basic copper carbonate present on the surface of tarnished copper, and makes them shining red brown again, ऐसे कॉपर का कलर रेड ब्राउन होता है ना, देखें कभी हम जनरली घरों में पानी यानी पीते ना, तांबा बोलते हैं ना, तांबे के वेसल में अपन पानी रखते हैं तो उससे अच्छा बेनिफिट मिलता है, पेट वेट जल्दी साफ हो जाता है अगर आप कॉपर के जग में पानी पियोगे। बॉटल भी आती है ना अपन, जैसे मिल्टन की बॉटल आती है वैसे आजकल कॉपर की बॉटल भी आती है,
ठीक है। तो टार्निश मतलब वही कोरोशन, टार्निश मतलब ऊपर का सरफेस खराब हो जाना। तो जब खराब होगा तो उसमें क्या है, बेसिक चीजें का कवर आ गया है। तो आप लेमन से या फिर इमली के जूस से इसको साफ करोगे ना, रगड़ोगे, वो साफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात मैं क्या बोल रहा हूँ? वो इसलिए साफ होगा क्योंकि लेमन और टैमरिंड आपके एसिडिक सब्सटेंस है, और जो इम्प्योरिटी जमी है ना, टार्निश जो हुआ है, वो आपका बेसिक सब्सटेंस है। ठीक है, चलो 14 पढ़ो जल्दी से। राइट डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, ये हो जाएगा। अपन लिखे सबका अलग अलग, मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर का होगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होगा। मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, नॉन मेटल नहीं बनाएंगे हाइड्रोजन गैस। मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, नॉन मेटल नहीं करेंगे। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। क्लियर है? चलो 15 पढ़ो। ये भी मैंने बताया था आपको, याद है? एक्वा रीजिया, याद है? उस दिन अनिकेत बहुत हल्ला करा था जल्दी जाने का, वहां बैठ के गणपति जी लेके आना, गणपति जी लेके आना, तो तो नहीं रुक, ये टॉपिक पढ़ के जा, मम्मी को बताना, है ना? एक्वा रीजिया क्या था? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ concentrated HCl and concentrated HNO3 in the ratio of, अगर मैं HCl पहले बोल रहा हूँ तो 1 और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड बाद बोल रहा हूँ तो 3, लेकिन 3 पार्ट HCl का लेंगे और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड का। ठीक है, नाइट्रिक एसिड कम लेंगे, HCl ज्यादा लेंगे। ठीक है, समझ रहे ना रेशियो? ओके, तो ये क्या करता है, एक्वा रीजन का काम क्या है? इट डिसॉल्व्स मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये डिसॉल्व कर लेगा। तो जो आदमी था वो यही काम किया था ना, डिसऑनेस्ट गोल्डस्मिथ था वो, जिसने आपकी ज्वेलरी ली, उसने उस एक्वा रीजन में डुबाया, निकाला, ठीक है, और आपकी गोल्ड की ज्वेलरी साफ हो गई। ठीक है, एक्चुअली कुछ गोल्ड भी साफ हो गया है। ठीक है, क्लियर है? ये हो जाएगा। और 16 भी पढ़ो एक बार जल्दी से। गिव रीजन व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील। हाँ, कंडक्टिविटी, हीट कंडक्ट करेंगे और कोरोड नहीं होंगे जल्दी, है ना? ये वरना आपका स्टील टैंक है, वो तो एलॉय आयरन का, वो भी जल्दी कोरोड नहीं होगा। ठीक है, बट और इसके अलावा कॉपर, अपन देखे थे ना कि वाटर की रिएक्टिविटी में 3 टाइप की रिएक्टिविटी थी। एक ऐसा जो ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाए, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं ना एकदम हाईली रिएक्टिव, जो ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे। कुछ मीडियम रिएक्टिविटी वाले होते हैं जिनको गर्म पानी चाहिए होता है, और कुछ ऐसे हैं जो स्टीम चाहिए रहता है। कॉपर आपका रिएक्ट नहीं करेगा जल्दी पानी के साथ, समझ रहे? इसलिए अपन, हाँ, तीनों से नहीं करेगा कॉपर। ठीक है, उतना जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलो ये 14, 15, 16 का आंसर मैं ना ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग लिख लेना। ठीक है, बाकी ये चैप्टर प्रिपेयर कर लो, फ्राइडे को उसका टेस्ट रहेगा ना, ये चैप्टर आज वेडनेसडे है, फ्राइडे यू विल हैव टेस्ट ऑन मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, पूरा चैप्टर पढ़ लिया अपन आज। हाँ, हम लोग के क्या